माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की मेरी विश एक्सेप्ट करें। आज मैं आपके सामने चैप्टर बैंकिंग का सेकंड लेक्चर लेके प्रेजेंट हुआ हूं। लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस, एज वेल एज कमर्शियल बैंक के फंक्शंस किए थे, जिसमें आपने दो फंक्शंस पढ़े थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। जब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन्स की बात करते हैं तो मैंने उनकी आपको टाइप्स कराए थे कि कौन कौन से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, कौन कौन से लोन्स एडवांस करता है। आपके सिलेबस में इतना डिटेल्ड नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ डिटेल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, क्योंकि जब हम पढ़ें सीखें तो कुछ एक्स्ट्रा सीखें जो आगे हमारे लाइफ में भी काम आए। क्लियर है? आज हम, जैसा कि आप पेज पे देख रहे हैं, आज हम क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? पहले तो क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग पढ़ते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज ऑल्सो नोन एज मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज ऑल्सो नोन एज मनी क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है? हम कहेंगे कमर्शियल बैंक्स एडवांस more loans than their deposits. This process is called credit creation. आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। मीन्स व्हेन कमर्शियल बैंक्स एडवांस मोर लोन्स देन देयर डिपॉजिट्स इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन को समझने के लिए वी हैव टू डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट। इन बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद आपको क्रेडिट क्रिएशन समझने में बहुत मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत कम एफर्ट्स लगेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स। देखिए, जब बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं, देन फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज प्राइमरी डिपॉजिट, और इट इज नोन एज पैसिव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट और पैसिव डिपॉजिट। तो क्या है प्राइमरी डिपॉजिट? वी विल से प्राइमरी डिपॉजिट्स मीन्स डिपॉजिटेड बाय द पीपल इन द बैंक्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ द बैंक, जिसमें बैंक का कोई एफर्ट नहीं लगा। डिपॉजिटेड मनी बाय द पीपल इन द बैंक्स इज कॉल्ड प्राइमरी और पैसिव। पैसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बैंक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा है मेरे कंजम्पशन से, तो वो मैं क्या करूंगा? आई विल डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप पे ही एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड का बैंक में अकाउंट है, उसके पास डेबिट कार्ड है। आप उसके साथ मार्केट गए, उसने कार्ड से शॉपिंग की, उसने कार्ड से एटीएम से पैसा निकाला, आपके भी मन में आया यार मेरा भी अकाउंट होना चाहिए। आपने घर जाके कहा कि पापा मेरा भी अकाउंट खुलवाइए, मेरे अकाउंट में भी पैसा जमा कराइए। अब बैंक तो नहीं आया ना आपके पास, आपने खुद पैसा जमा कराया। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट और पैसिव डिपॉजिट। सेकंड इज secondary deposit, or it is known as derivative deposit. Secondary deposit or derivative deposit is that deposit in which bank advance money. नहीं समझे आप? It is known as loan account. आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कभी भी आपको लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता, वे टेबल पे पैसा रख देगा और बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नो,
बैंक आपका लोन सैंक्शन करेगा, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोल सकता हूं, लोन अकाउंट। डेरिवेटिव क्यों? बैंक ने डिराइव किया है बाय हिज ओन फंड्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट। थर्ड इज कैश रिजर्व ratio. It is known as CRR, cash reserve ratio. It is certain percent of total deposits kept by the commercial bank in the central bank. दोबारा बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। It is certain percent of total deposits kept by the commercial bank in the central bank. फॉर एग्जाम्पल CRR 4% है और आप 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करा के आए, तो 4,000 आपका बैंक सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर कर देगा एज अ CRR, यानी टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट जो आपके कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी सेक, और कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई पे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक keep some part of their deposits as cash reserve ratio. फोर्थ है हमारा SLR. It is statutory statutory liquidity ratio, SLR. Certain percent of total deposits kept by commercial bank itself in the form of cash, gold and securities to maintain his solvency. यानी certain percent total deposit का जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, सिक्योरिटीज की फॉर्म में, ताकि अपनी सॉल्वेंसी को बना सके। यानी लायबिलिटीज जो हैं वो एसेट से ज्यादा ना हो जाएं, कभी अनसर्टनिटी की सिचुएशन में बैंक को पेमेंट करनी पड़े तो उसके लिए बैंक अपने पास क्या रखता है? SLR रखता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बोथ CRR एंड SLR आर ऑपरेटेड बाय या कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। इन दोनों की रेट कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन डिसाइड करेगा? RBI। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, एक्सेस रिजर्व्स और इट इज नोन एज लोनेबल फंड और वॉल्ट कैश। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कीपिंग CRR and SLR from total deposits is called excess reserves, loanable funds और vault cash। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि टोटल डिपॉजिट्स में से बैंक जब CRR निकाल देता है, SLR निकाल देता है, तो जो अमाउंट बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स, यानी लोनेबल फंड्स, या इसको बोलते हैं वॉल्ट कैश। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में 1 लाख जमा कराया था, अभी कराया था ना थोड़ी देर पहले, भूलो मत, आपके पैसे हैं वो। 4% CRR है, 4,000 सेंट्रल बैंक में चला गया, 26% SLR है, 26,000 बैंक ने अपने पास रख लिया, टोटल हो गया 30,000। 70,000 इज एक्सेस रिजर्व्स, लोनेबल फंड्स और वॉल्ट कैश। ये बैंक का एक्सेस रिजर्व है, लोनेबल फंड्स हैं या फिर वॉल्ट कैश है, जो बैंक अपने पास रखता है किसके लिए? लोन्स इश्यू करने के लिए, लोन्स एडवांस करने के लिए। एंड द लास्ट इज, सिक्स्थ इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज रेशियो ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट टू द सेकेंडरी डिपॉजिट, यानी प्राइमरी डिपॉजिट से बैंक कितने लोन्स एडवांस करेगा, उस रेशियो को बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। इट्स फॉर्मूला इज 1/, कैश रिजर्व रेशियो। ये 6 चीजें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको क्रेडिट क्रिएशन समझने में बहुत आसानी होगी।
हालांकि इनकी कोई उस तरह से वैल्यू नहीं है, एग्जामिनेशन वैल्यू नहीं है, पर ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके बिना आप क्रेडिट क्रिएशन नहीं सीख सकते। प्राइमरी डिपॉजिट जो पैसा मैं खुद जमा कराता हूं, सेकेंडरी डिपॉजिट जो बैंक लोन अकाउंट में कन्वर्ट करता है, कैश रिजर्व रेशियो जो टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट आरबीआई में या सेंट्रल बैंक में जाता है। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, अदर कंट्री की बात करेंगे तो सिर्फ सेंट्रल बैंक बोलेंगे। फिर एक्सेस एसएलआर बैंक अपने पास रखता है, टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट, एक्सेस रिजर्व्स, ये दोनों रखने के बाद टोटल डिपॉजिट्स में से जो बचता है दैट इज एक्सेस रिजर्व्स और लोनेबल फंड्स और वॉल्ट कैश। सिक्स्थ इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, रेशियो है जो बताती है कि प्राइमरी डिपॉजिट के बेस पे आप कितनी सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करेंगे। इसका फॉर्मूला है 1/CRR, 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट क्रिएशन की अजम्पशंस। जब आप क्रेडिट क्रिएशन करते हो यू टेक सम अजम्पशंस। देखिए इन अजम्पशन से क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए क्या अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। फर्स्ट अजम्पशन, देयर इज सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी। हम क्या मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, अभी बैंक क्रिएट हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर मल्टीपल बैंक्स होंगे तो उस सर्कुलेशन को समझाने में बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल क्या मान के चलते हैं, एक बैंक का इकोनॉमी में, अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है बैंकिंग सिस्टम। सेकंड, people make their transactions in check, they do not withdraw cash। वो कैश विड्रॉ नहीं करते। इज दैट क्लियर और नॉट। इन दो अजम्पशंस को ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमी में एक बैंक है और लोग कैश में भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, कैश नहीं निकलवा रहे बैंक से, अभी चेक्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट क्रिएशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हम प्रोसेस को बहुत ध्यान से करेंगे। टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब अजम्पशन लेके चलते हैं। लेट प्राइमरी डिपॉजिट इज ₹1000। आप बैंक में 1000 रुपया जमा करा के आए हैं एंड CRR इज 10%। कैश रिजर्व रेशियो कितनी है, 10%। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 1/CRR। क्या है ये फॉर्मूला, छोटा सा लिखा है मैंने इधर, इसको फिर हाईलाइट कर देता हूं। 1/CRR, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 1/CRR। अब देखिए कितनी क्रेडिट क्रिएशन होगी, CC लिख दूं चल जाएगा। 1/10%। किस पे करना है बेटा, 1000 रुपीज जो आपकी प्राइमरी डिपॉजिट है। 10% का क्या मतलब है, 1/10/100 इंटू 1000। इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर जाके पलट जाएगा ये 100/10 इंटू 1000, जीरो कैंसिल, इट इज ₹10,000। इसका मतलब अगर बैंक के पास 1000 रुपीज की डिपॉजिट्स हैं और CRR 10% है तो बैंक 1000 रुपए की क्रेडिट क्रिएशन कर देगा। हम इस प्रोसेस को जब एक्सप्लेन करते हैं तो दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर और बाय बैलेंस शीट। क्रेडिट मल्टीप्लायर से करेंगे कैसे, देखिए जरा एक बार, इसको एक प्रोसेस से, चार्ट से सिखाएंगे। मैं पहले कॉलम में ले लेता हूं पर्सन, दूसरे कॉलम में डिपॉजिट, थर्ड कॉलम में सीआरआर, फोर्थ कॉलम में लोन्स। लेबलिंग करता हूं बेटा, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट कॉलम में आपने लिया पर्सन्स, नेम रख देता हूं आपको आसानी होगी, यहां पर डिपॉजिट, फिर सीआरआर, ब्रैकेट में बता देते हैं सीआरआर इज 10%, और सीआरआर रखने के बाद बैंक क्या करेगा, लोन्स इश्यू करेगा। लुक एट द पेज, सबसे पहले ए आया, समझ लीजिए मैं ए हूं, ए ने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया जो अभी ऊपर बताया था, 10% सीआरआर में रखा, यानी 100 रुपीज, 900 का लोन दिया है। किसको लोन दिया बेटा, आपको दिया है। आपका नाम क्या है, बी। अब पता है ना, बी को लोन कैश की फॉर्म में नहीं देगा, मैंने अभी बताया 5 मिनट पहले। उसका अकाउंट ओपन करके उस अकाउंट में 900 रुपीज डाल देगा एंड गिव हिम राइट टू विड्रॉ द मनी बाय चेक, कि चेक से पैसा निकलवा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 900 रुपए की नई डिपॉजिट आ गई, 90 रुपीज विल बी केप्ट इन सीआरआर, और 810 रुपीज का लोन देगा किसको, सी को, ये जो आपके साथ बैठे हैं इनको, क्योंकि ये एक्सेस रिजर्व्स हो गए। अब 810 रुपीज की डिपॉजिट बन गई सी के अकाउंट में, सेकेंडरी डिपॉजिट। 81 रुपीज सीआरआर में आ जाएगा, क्योंकि 10% इज 81। 729 रुपीज बच गए जिसका लोन दे देगा, और आपके साथ में बैठे हैं मिस्टर डी। अब ये डी के अकाउंट में आ गया 729 रुपीज, 72.90 सीआरआर में, और 656 रुपीज 10 पैसा फिर लोन हो जाएगा। कौन, आपके बिल्कुल साथ में बैठे हैं ई। अब ई की जेब में आ गए, ई के जेब में नहीं, अकाउंट में आ गए, सॉरी, आपको पता है कि पैसा कैश में नहीं देगा। 656 रुपीज 10 पैसा। अब सीआरआर में आ गया 65.61। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मत कीजिए, आप कहोगे सर ये तो परेशान कर रहे हो आप। ये प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू। अब एट लास्ट टोटल डिपॉजिट विल बी ऑफ 10,000, 1,000 इन सीआरआर एंड 9,000 रुपीज के लोन्स एडवांस हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, ये देखिए 1,000 बैंक के सीआरआर में, 9,000 के लोन दे दिए, कितने की डिपॉजिट पे, 1,000 की। मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया कि व्हेन बैंक्स एडवांस मोर लोन्स देन देयर डिपॉजिट्स, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रेडिट क्रिएशन। जब बैंक अपनी डिपॉजिट से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेगा, डिपॉजिट से ज्यादा लोन्स एडवांस करेगा, देन इट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। अगर आप पेपर में आएगा तो पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर अजम्पशंस लिखेंगे, फिर ये प्रोसेस बनाएंगे। आप सोच रहे हैं 6 नंबर आ जाएंगे, नहीं। जब तक आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे पॉइंट्स में, तब तक आप मार्क्स की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, आपको आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन कीजिए। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, ए डिपॉजिट रुपीज 1,000, 100 rupees are kept in CRR and loans of rupees 900 are advanced to B. अब number 2, rupees 900 are deposited in B's account. He can withdraw by check. Rupees 90 in CRR and 810 rupees are advance loan to the C. Now number 3, 810 rupees are deposited in C's account, 81 rupees kept in the CRR, rupees 729 are advanced as a loan to Mr. D या to D, Mr. मत लगाइए। अब 4th, rupees 729 are deposited in D's account, 72 rupees 90 paisa are kept in CRR, 656.10 रुपीज आर एडवांस्ड एज अ लोन। और जहां थक जाओ वहां अगला पॉइंट डाल के लिखिए कि दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू एंड एट लास्ट टोटल डिपॉजिट विल बी रुपीज
will be of rupees 10,000, 1,000 in CRR and rupees 9,000 will be advanced as a loan. तो ये आपका प्रोसेस था बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर. अब इसी को सीखेंगे बाय बैलेंस शीट ऑफ द बैंक. हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे. देखिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैलेंस शीट. लुक एट द पेज. आप ध्यान से समझते जाइए, बहुत इजीएस्ट प्रोसेस है एंड इट इज क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स. 6 नंबर का सवाल है बेटा, तो 6 नंबर के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं. देखिए मैं हेडिंग बना रहा हूं, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैलेंस शीट. प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट से प्रेस करना है. हम 2 कॉलम बना लेंगे. इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे आप एसेट्स. लायबिलिटी मींस देनदारी इन रुपीज, एसेट्स इन रुपीज. अब फर्स्ट आपके पास डिपॉजिट आई, यहां लिख लूं डिपॉजिट नंबर 1 रुपीज 1,000. ये बैंक पे लायबिलिटी है क्योंकि आपकी डिपॉजिट है, बैंक को कभी भी वापस करनी पड़ेगी. बैंक इसे उठाकर अपने कैश में रख देगा. कैश में आ गए रुपीज 1,000. अब इसमें से 100 CRR में चले जाएंगे. बैंक क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा फर्स्ट 900 रुपीज का, लेकिन लोन बैंक ने कैश नहीं दिया. ये यहां आके दूसरी डिपॉजिट बन गई 900, वापिस बैंक के कैश में आ गया. इसमें से 81 रुपीज रख के बैंक फिर लोन दे, 90 रुपीज रख के बैंक फिर लोन दे देगा 810 का. 90 रुपीज रखेगा तो कितना बच गया 810. ये वापिस बैंक के डिपॉजिट में आ गया, कैश में है. फिर इसमें से 81 रख के 729 और ये बैंक की अगेन डिपॉजिट बन जाएगी. इसमें से 72 रुपीज 90 पैसा रखेगा तो 656.10 का लोन और अगेन बैंक के पास डिपॉजिट आ जाएगी 656 रुपीज 10 पैसा. एंड दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू. एट लास्ट एज अ टोटल liabilities are of rupees 10,000 and assets are of rupees 10,000. ये बैंक का टोटल एसेट और लायबिलिटी स्टेटस हो गया. क्लियर है जी. आप इसको इस तरह से देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसी क्रेडिट मल्टीप्लायर के बेस पे आप इसको करते रहेंगे. और तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. इसे हमने 2 तरीके से पढ़ा, एक बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर, एक बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैंक. ये बैंक की बैलेंस शीट के थ्रू दिखाया कि बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करता है. पर मेरे दिमाग में सर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर कोई पैसा विड्रॉ कर ले, तो बेटा हमने ना पहले अजम्पशन ले ली कि सिंगल बैंक है इकोनॉमी में और वही बैंक लोगों को चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी सिखा रहा है. अगर मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है और आप मुझे चेक में पेमेंट करते हो तो मैं बैंक में पैसा डालूंगा और एक नया अकाउंट खोलूंगा, फिर चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी जिससे बैंक का कैश बढ़ेगा. पर अगर आज देखें तो एक बड़ा चैनल है बैंक का, उसमें से कैश भी निकल रहा है, उसमें से डिपॉजिट भी हो रहा है, तो ये प्रोसेस चल रहा है. पर बैंक आर मेकिंग या बैंक आर एडवांसिंग मोर लोन देन देयर डिपॉजिट्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन. क्लियर और नॉट. जैसा कि जब मैंने डिफरेंस कराया था तो हमने बोला इश्यू ऑफ मनी, तो आपने कहा कि सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली ओवर द इश्यू ऑफ करेंसी, और उधर क्या कहा था, कैन नॉट इश्यू बट क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, मनी क्रिएशन कर सकता है. इस प्रोसेस से सेंट्रल बैंक मनी क्रिएट करते हैं. यानी जितनी मनी सर्कुलेशन में है उसके साथ साथ बैंक का क्रेडिट भी सर्कुलेशन में है, तभी ये ट्रांजैक्शन सभी पूरी हो पाती हैं.
टोटल कैश से ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो सकती। अब लास्ट टॉपिक है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। जी बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको एक बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लीजिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यही टॉपिक 2 बार आएगा आपके बुक में। एक बार चैप्टर नंबर 10th में। कहां? जब आप एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करोगे केन्जियन थ्योरी में, तब आपको फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी, या क्या बोलते हैं इसको, मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। पहले मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग सुन लीजिए। हम कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी framed by central bank of an economy to control supply of money and cost of money, supply of money and cost of money। सप्लाई ऑफ मनी और कॉस्ट ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी लगाता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कहते हैं। सर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि सेंट्रल बैंक क्यों कंट्रोल करेगा, क्या जरूरत क्या है कंट्रोल करने की। तो देखिए बेटा, जैसे हमारी बॉडी की वेन्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसे ही आपकी इकोनॉमी की वेन्स में मनी सर्कुलेट कर रही है, और ये मनी क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। नहीं समझे? सोर्स ऑफ एनर्जी मींस ये एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेस है। जैसे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो आप बोलते हैं हाई बीपी हो गया, और हाई बीपी वाला बहुत ज्यादा गुस्सेल, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाता है। ऐसे ही जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो इकोनॉमी भी एग्रेसिव हो जाती है, यानी इकोनॉमी में बूम आ जाता है, इन्फ्लेशन आने लगती है, तो मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही बॉडी में जब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो हम कहते हैं लो बीपी, और वो आदमी थका थका रहता है। इस सिचुएशन में हम कहते हैं बीपी कंट्रोल करो। ऐसे ही इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई कम हो गई तो इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाएगा। जैसे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कौन करता है, हार्ट करता है, इसी तरह से इकोनॉमी का हार्ट कौन है, सेंट्रल बैंक। वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ताकि इकोनॉमी में बूम या डिप्रेशन ना आए। एडिक्वेट मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। नाउ वी विल स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट पेज पे देखिए, instruments of मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड qualitative instruments। Quantitative instruments which directly control the supply of money for all the objectives and for all the sectors। सीधे सीधे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, एक्सपेंड करेगा या कंट्रैक्ट करेगा, आइदर इट इज हार्मफुल और इट इज बेनिफिशियल, वट एवर, कुछ भी हो सीधा कंट्रोल करेगा। और क्वालिटेटिव,
separately control the supply of money for different objectives and different sectors of the economy. That's why it is also known as, इसका दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. सिलेक्टिव मतलब अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाना. अब क्वांटिटेटिव का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, बैंक रेट और रेपो रेट. देखिए मीनिंग अलग अलग है दोनों का, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम है. बैंक रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेता है, एक रेट काटता है और कैश दे देता है परमानेंटली. सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक की हो गई, कैश कमर्शियल बैंक का हो गया, बीच में से डिस्काउंट कट कर लिया, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. अब उन सिक्योरिटीज को वापस कैश में उन सिक्योरिटीज को कैश देके वापस लिया नहीं जा सकता. रेपो रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांस लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स. सिक्योरिटीज रख लेगा, लोन्स दे देगा और कमर्शियल बैंक रेपो रेट पे करते रहेंगे. सिक्योरिटीज इधर सेफ रहेंगी, कैश उधर इस्तेमाल होता रहेगा. एज वेल एज प्रिंसिपल इज रिटर्न, जैसे ही पैसा वापस करोगे सिक्योरिटीज विल बी रिटर्न टू द कमर्शियल बैंक. बैंक रेट में सिक्योरिटीज नहीं मिलेंगी, रेपो रेट में सिक्योरिटीज मिल जाएंगी. इसलिए ये परमानेंट मेजर है और ये टेम्परेरी मेजर है. समझ आया? बैंक रेट रेट ऑफ डिस्काउंट है जिसपे सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करते हैं परमानेंटली. सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक की हो गई, कैश कमर्शियल बैंक का हो गया, छुट्टी. रेपो रेट में सिक्योरिटीज दी, लोन लिया, क्या पे करते रहोगे, रेपो रेट, एक तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जैसे ही आप प्रिंसिपल लौटाओगे सिक्योरिटीज आपको वापस मिल जाएंगी. ये टेम्परेरी मेजर है और बैंक रेट परमानेंट मेजर है. अब इसका इफेक्ट कैसे है, ध्यान से सुन लीजिए. व्हेन बैंक रेट और रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, इट कॉज इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और डिमांड फॉर लोन्स कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. जैसे बैंक रेट रेपो रेट 4 से 6% कर दी तो लोन्स भी महंगे हो गए, लोन्स की डिमांड कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई. वाइस वर्सा 4 से 3% कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स की भी कम हो जाएगी, लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. इट इज इट्स इफेक्ट. ध्यान से सुने, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके दोबारा सुन ले. सेकंड इज कैश रिजर्व रेशियो and statutory liquidity ratio, CRR and SLR. CRR का मीनिंग आपको पता है, certain percent of total deposit kept by the central bank, kept by the commercial bank in the central bank. commercial bank जो central bank में रखता है वो CRR. SLR certain percent of total deposits kept by the commercial bank itself in the form of cash, gold and securities to maintain its solvency. अब देखिए CRR और SLR को बढ़ा देंगे तो लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी. CRR और SLR को कम कर देंगे, लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. दोबारा सुन लीजिए ध्यान से. व्हेन CRR और SLR इज इंक्रीज्ड, लोनेबल फंड्स डिक्रीज, क्योंकि ज्यादा पैसा रख लिया, लोन के लिए कम बच गया, मनी सप्लाई कम हो गई. CRR SLR कम कर दो, ज्यादा पैसा बचेगा, लोन्स ज्यादा इश्यू होंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. सिंपलेस्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट. नहीं समझ आ रहा, रिवाइंड करके दोबारा सुने. थर्ड इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ये बात मैंने की थी जब मैंने कहा था कि सेंट्रल बैंक बैंकर टू द गवर्नमेंट है, एजेंट है. एजेंट बन के क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल और परचेज करता है. दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन. और हर बैंक के लिए इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना एक सिक्योर और अट्रैक्टिव वेंचर है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, अमाउंट रिजर्व है, हैंडसम रिटर्न मिलती है तो सब लोग लगाते हैं. तो जब सिक्योरिटीज को सेल करेगा, सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक के पास आ जाएंगी,
पैसा सेंट्रल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, मनी सप्लाई कम हो गई। और जब परचेज करेगा तो सिक्योरिटीज वापस आ गई, कैश कमर्शियल बैंक के पास आ गया, मनी सप्लाई एक्सपेंड हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? व्हेन सेंट्रल बैंक सेल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। व्हेन सेंट्रल बैंक सेल और परचेज government securities in the open market, then it is called open market operation. When securities are sold, क्या बोल रहा हूं, when securities are sold it is purchased by commercial bank, securities कहां आ जाएंगी, कमर्शियल बैंक के पास, कैश सेंट्रल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट के पास, इकोनॉमी में मनी सप्लाई विल रिड्यूस, कॉन्ट्रैक्ट। और व्हेन दीज आर परचेज, securities are taken by central bank and cash is gone to commercial banks, which cause increase in supply of money. Clear है, समझ आया? अब बात करते हैं इधर सिलेक्टिव और क्रेडिट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, those instruments in which money is supplied या money is controlled separately for different objectives and different sectors of the economy. That's why it is known as selective credit control. इसका फर्स्ट क्या है? margin requirement of loans. What is margin requirement? Margin requirement difference है amount of loan and asset mortgage for the loan, यानी लोन की राशि और आपके द्वारा गिरवी रखी हुई संपत्ति के जो मूल्य है उन दोनों का डिफरेंस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। मैं बैंक के पास गया, मैं कहा ये 1 लाख रुपए की एसेट है, रख के लोन दे दो, बैंक ने 70,000 का लोन इश्यू कर दिया, यानी बैंक के पास क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है, 30,000, और परसेंटेज में बदलेंगे तो 30%। इज दैट क्लियर? अब समझ आया मार्जिन रिक्वायरमेंट? डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट मोर्टगेज माइनस अमाउंट ऑफ लोन्स। आप 1 लाख रुपए की संपत्ति रखते हैं, बैंक 70,000 का लोन देता है, 30,000 बैंक के पास है, परसेंटेज में निकाला है तो 30%। क्लियर है जी? When margin requirement is increased, amount of loan decrease, money supply decrease. When margin requirement is decreased, amount of loan increase and money supply increase. Simple एक लाइन में बोलेंगे कि जब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को कम करते हैं तो लोन की राशि बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और जब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स को बढ़ाते हैं तो लोन की राशि कम हो जाती है और मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। इसके बाद सेकंड है क्रेडिट रैशनिंग। रैशनिंग का मतलब है कि लिमिट इंपोज करना, किस पे, क्रेडिट पे, लोन्स पे। व्हेन सेंट्रल बैंक इंपोज रैशनिंग या सेंट्रल बैंक इंपोज कंट्रोल ऑन द क्रेडिट, एक लिमिट लगा देता है कि इससे ज्यादा नहीं देना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। इसको एक्सपेंड भी कर सकता है, कंट्रैक्ट भी कर सकता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग रैशनिंग की जा सकती है। जब लोन्स बढ़ाने हो तो इसको लिबरल कर देते हैं, लोन बढ़ जाते हैं, जब घटाना हो तो इसको रिजिड कर देते हैं, लोन्स कम हो जाते हैं। थर्ड इज मोरल सुएशन। अब मोरल सुएशन का मतलब है नैतिक दबाव, यानी मोरल प्रेशर। इसमें सेंट्रल बैंक मेक अपील, मेक रिक्वेस्ट टू द कमर्शियल बैंक्स टू ओबे द मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक सिर्फ इशारा देता है, अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी को ओबे करना है, एंड सच टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड मोरल सुएशन। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया। देखिए, कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के हम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, इसलिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मेरी आपको यही है कि आप जो चीज नहीं समझ आती उसे रिवाइंड करके दोबारा समझें, और जिस प्रकार मैं नोट्स बनाता हूं आप भी साथ साथ बैठ के नोट्स प्रिपेयर करें, उनको बार बार पढ़ें, तैयार करें। अब ये चैप्टर 6 नंबर का है, 6 मार्क्स जो है का क्वेश्चन इसमें से आएगा। 4 मार्क्स का क्रेडिट क्रिएशन 2019-20 के पेपर में है। अब देखिए, अगर मुझे 4 या 6 नंबर लेने हैं तो मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बार बार तो देखना पड़ेगा। सो डू इट अगेन एंड अगेन, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, और आपको गुड लक और ऑल द बेस्ट विश करता हुआ इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।